बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सीरीज़ चल रही थी, एंडोक्राइन सिस्टम। इसका पार्ट 6 जो है, सॉरी 5 जो है, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक हो गया है। और इस पार्ट 5 के अंदर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोस बनेंगी। अब बड़ी लेंथ भी आपने देख ली होगी। जो बच्चे रट्टे लगाने वाले हैं उनका तो काम यहाँ है नहीं। जो वाकई सीखने आए हैं, एंट्री टेस्ट को फोकस करने आए हैं, वो मेरे साथ रहें और जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते रहें। ठीक है। और सबसे पहली हिदायत यही कि लेक्चर को लाजमी नोट करें मेरे साथ साथ। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? इसमें हम जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको ज़ियाबितीज़ भी कहा जाता है उर्दू में, डायबिटीज़ मेलिटस, इसको देखेंगे। और इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये हो गया हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी, इसमें इंशाल्लाह ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके अंदर हम कौन कौन से देखेंगे? गोनेड्स, पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। गोनेड्स, और गोनेड्स में दोनों हम देखेंगे टेस्टिस और ओवरीज, इसको देखेंगे। इसके अलावा हमारा फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म, ये भी इसी से रिलेटेड है। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म। बुक अपने आपके पास बुक है तो बुक खोल के रखें आप। सब कुछ बुक के मुताबिक चल रहा है, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन, ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन। और इसमें हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। पेज टर्न करें, आपको नज़र आ जाएगा। और इसी में तीसरा टॉपिक जो हम लास्ट देखेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये पार्ट 6 आगे आने वाली वीडियो के टॉपिक्स पहले ही बता दिए। ठीक ठाक बड़ी वीडियो बनेगी इसकी भी, जैसे कि। और ये पार्ट 5 जो है, इसके ये टॉपिक हो गए। पहले डायबिटीज़ मेलिटस, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, साथ साथ गाइड भी करता रहता हूँ, बच्चों को समझाता भी रहता हूँ, बायोलॉजी मुश्किल नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मालूमात बहुत ज़्यादा है। और जब मालूमात बहुत ज़्यादा हो तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। कब? जब आप उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं करते। बहुत आसान है बायोलॉजी, बस जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आएँ। जैसे कि यहाँ पर पहले हम जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस वाला जो टॉपिक है, अगर आप बुक भी खोल के देखें ना इस टॉपिक के अंदर, तो आपको पेज नंबर 58 देखें। उसके बाद ऊपर एक डब्बा सा बना हुआ है, उस पर डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, फिर उसी में लिखा हुआ है वेज टू मैनेज डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है। और ये पूरा टॉपिक बनता है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। ये दूसरा टॉपिक हो गया इसका। तीसरा टॉपिक इसके अंदर हो गया फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, ये तीसरा टॉपिक हो गया। और चौथा टॉपिक इसके अंदर हो गया ब्लड ग्लूकोज चार्ट। तो ये देखें, अब इसके अंदर हम फर्दर 4 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे अभी। कौन कौन से? पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसके हवाले से, क्या है ये, इसके हवाले से चीदा चीदा बातें। बी में हम क्या देखेंगे? ये देखें, दिस इज़ वेल ऑर्गेनाइजेशन, सही तंजीम हो रही है। ठीक है ना, टॉपिक्स की। दूसरी क्या चीज़ है इसके अंदर? डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। ये है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, डाइटरी
मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, साथ साथ नोट करते रहे मेरे, डायबिटीज़ और सी तीसरा टॉपिक है इसके अंदर जो आसान सा है, फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़। और चौथा टॉपिक इसके अंदर जो है वो है ब्लड ग्लूकोज चार्ट, डी, ये आ गया, ब्लड ग्लूकोज चार्ट। ये 1 बाय 1 चारों टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, नोट लाजमी करना है। अब इसमें पहले डायबिटीज़ मेलिटस का इंट्रोडक्शन हो जाए, सीधा सीधा बातें इसके हवाले से मिटा दूं इसको, बाकी 3 टॉपिक्स फिर उसके बाद देखेंगे हम। हमेशा की तरह नोट्स मैंने बना रखे हैं। क्या क्या है इसके अंदर हमारे पास, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या, व्हाट, ये एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर बीमारी है ये, ठीक है भाई। डिसऑर्डर एक बीमारी है। क्या हो रहा है इस बीमारी के अंदर, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नहीं भाई। इस बीमारी के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो पैंक्रीज है वो, पिछली वीडियो में हम पैंक्रीज को डिस्कस कर चुके। पैंक्रीज क्या कर रहा है, इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, या तो इनसफिशिएंट यानी कि ना काफ़ी, इनसफिशिएंट और नो इंसुलिन, नो इंसुलिन। जिनको इंसुलिन के बारे में नहीं पता, पैंक्रीज के बारे में नहीं पता, तो इसका पार्ट 4 देख लीजिए, उसमें तफसील से मैंने समझा दिया है कि पैंक्रीज जो है वो भी एक ग्लैंड है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और उसका बुनियादी काम ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, और इसका बुनियादी काम इंसुलिन का, इस हार्मोन का आपके ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करना है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है कि वो बढ़े ना और घटे ना, क्योंकि कम हो गया तो आपकी शुगर लो के पेशेंट हो जाएंगे आप, ठीक है। और अगर आपके ब्लड के लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। ये दोनों ही बीमारियां ख़तरनाक हैं, ठीक है। बहरहाल तो ये क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस, ये एक बीमारी है, डिसऑर्डर। इसमें क्या कर रहा है, आपका पैंक्रीज जो है वो इनसफिशिएंट यानी कि ना काफ़ी, जो कि काफ़ी ना हो, ना काफ़ी और नो, या तो प्रोड्यूस तो कर रहा है इंसुलिन आपका पैंक्रीज, लेकिन वो आपकी बॉडी के नीड के मुताबिक नहीं है, जैसा कि नॉर्मल इंसानों में होता है, ठीक है। या फिर आपका पैंक्रीज अल्लाह ना करे कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा सिरे से, तो ये है वो बीमारी। अब आपको इसका पता लग गया। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है, तो कोई नतीजा भी तो निकलेगा ना। अगर डायबिटीज़ हो जाता है यानी कि इस केस में आपका पैंक्रीज जो है वो कम जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, या इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो इसका नतीजा भी तो कोई निकलेगा ना। क्या नतीजा निकलेगा, पहली नतीजा तो ये निकलेगा कि लेवल ऑफ ग्लूकोज हाई हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड ये हाई हो जाएगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हाई हो जाएगा तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हैंस आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक्सेस अमाउंट हो जाएगा। एक्सेस मतलब इजाफी, excess amount of glucose is excreted in urine। ऑब्वियस सी बात है, आपकी ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पैंक्रीज जो है वो इनसफिशिएंट या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया।
अब वो इजाफी ग्लूकोज जो आपके ब्लड में मौजूद है वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, होम्योस्टेसिस, इससे पिछले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक ख़तरनाक मामला है आपके बॉडी के लिए। ऑटोमेटिकली आपका जो होम्योस्टेसिस है, फीडबैक मैकेनिज़्म है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोलेगा कि भाईजान आप ऐसा करें, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू ये निकालें बाहर इजाफी ग्लूकोज, क्योंकि ये ख़तरनाक है। और उस सिलसिले में क्या होगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो, उसमें आपकी किडनीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, तेज़ी के साथ ब्लड को फ़िल्टर करेंगी ताकि उसमें से ग्लूकोज को निकाला जाए। ब्लड को छाना जाएगा और उसमें से ग्लूकोज निकाला जाएगा। किडनीज़ जो है जब ब्लड को फ़िल्टर करेंगी तो उसमें से ग्लूकोज निकलेगा। तो किडनीज़ जो है वो फ़िल्टर करती हैं ब्लड को, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको यूरिन कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके यूरिन में ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। बात समझ आ रही है आपको? ये नतीजा निकलेगा कि अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर ये इजाफी ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा आपकी बॉडी से थ्रू यूरिन। अच्छा, हैंस, फिर दोबारा एक और हैंस आ जाएगा। इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा पासिंग यूरिन मैनी टाइम्स का मतलब ये कि आपको कई दफ़ा दिन में जो है वो वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको हाजित होगी, आपको यूरिन पास आउट करने जाना पड़ेगा। क्यों? वजह यही है कि आपके बॉडी में, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है वो यूरिन के ज़रिए वो इजाफी ग्लूकोज आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा और इसी वजह से नॉर्मल लोगों के मुकाबले में आपको ज़्यादा जो है वो वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए 2 रिज़ल्ट। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट जो है वो कुछ फील करेगा। पेशेंट क्या फील करेगा? थर्स्टी, प्यास बहुत लगेगी पेशेंट को, और हंग्री, भूख भी बहुत लगेगी पेशेंट को और प्यास भी बहुत लगेगी। अब इसका क्या ताल्लुक है भाई? आप सोचिए ज़रा, आप दिन में जब 2 के बजाय अगर आप 10 दफ़ा वॉशरूम जाएंगे यूरिन की वजह से, तो यूरिन में क्या चीज़ निकलती है? मेजर अमाउंट यूरिन का क्या है? वाटर है। तो पानी आपकी बॉडी से 10 दफ़ा निकल रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? थर्स्टी। आपको हर वक्त प्यास महसूस होगी, आप और पानी पिएंगे, बार बार पानी पिएंगे। और ग्लूकोज क्या है आपको पता है, ये बात हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो मैं वैसे भी बता देता हूँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो खाना आप खाते हैं, फूड आप खाते हैं, इस फूड का जो है वो, ये फूड आपका 5-6 किस्मों के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। अब फूड भी तो मैटर है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बनेगा। कौन सी किस्मों के ये मॉलिक्यूल्स हैं? इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, फैट्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, वाइटामिन्स कहते हैं, ठीक है, और फाइबर कहते हैं, जिसको रफेज भी जिसका दूसरा नाम है। ये सब कुछ इन्हीं फूड मॉलिक्यूल्स में से एक मेजर टाइप ऑफ फूड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और वही कार्बोहाइड्रेट बड़े मॉलिक्यूल हैं। डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान यही कार्बोहाइड्रेट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये बड़े मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट के जो है वो क्या होते हैं, ये आपके ब्लड में शामिल होते हैं। और यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के, ये ग्लूकोज कहलाते हैं। यानी कि आपकी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बड़े फूड मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी खुराक का हिस्सा है, आपके फूड का हिस्सा है। अब सोचिए ज़रा आप कि ये जो आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा है, ये सेल्स को जाना चाहिए, वहाँ उनकी नीड है। जिन्होंने रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है मेरी पिछली वीडियोस से, तो उनको पता होगा इस बात का कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज जो आप लेते हैं एनवायरनमेंट से, वो जाके ग्लूकोज ब्लड में शामिल होकर सेल्स तक पहुँचती है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन। और सेल्स में जाने के बाद पहले से मौजूद जो वहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है सेल्स में,
उनके साथ ये ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करती है और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और उसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और उसी एनर्जी को आप इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए। समझ में आई बात? तो ग्लूकोज बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। ग्लूकोज नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी आपकी बॉडी को देने वाले ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो हैं। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहे, सेल्स इनको स्टोर ही नहीं कर पा रहा, अपने पास रख ही नहीं पा रहा, ये ब्लड में ही मौजूद हैं। समझ में आ रही है बात? ये ब्लड में मौजूद हैं, सेल्स तक पहुंच नहीं रहे, क्योंकि सेल्स इनको जिस ख़ास शक्ल में अपने अंदर इनटेक करते हैं वो ख़ास शक्ल देने की ज़िम्मेदारी इस इंसुलिन की होती है। ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को इस काबिल बनाता है कि वो आपकी बॉडी के सेल्स में स्टोर हो सकें। अब ये इंसुलिन अगर होगा ही नहीं या कम होगा तो ग्लूकोज उस हालत में आएंगे नहीं कि सेल्स इनको अपने पास स्टोर कर सके। तो उसका नतीजा क्या होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सारे के सारे कहाँ रहेंगे? आपके ब्लड में ही मौजूद रहेंगे और उनकी मिकदार बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली ये सारे प्रोसेस जो है वो होंगे। तो ये हंग्री और थर्स्टी, ये दो जो अलामात हैं, ये थर्स्टी का मामला, आपको प्यास बहुत लग रही है उसकी वजह बता दी, भूख जो बहुत लग रही है आपको उसकी वजह भी बता दी, क्योंकि ग्लूकोज का ताल्लुक देखें, ग्लूकोज का ताल्लुक आपकी भूख से है। समझ आ गई बात आपको? ये कनेक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपके भूख का ताल्लुक, आपके हंगर का ताल्लुक जो है वो ग्लूकोज से है, क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो आप कमज़ोरी महसूस करते हैं ना। कमज़ोरी महसूस करते हैं तो इसका मतलब आप काम उतने एक्टिव तरीके से नहीं कर रहे, आप वीक हो रहे हैं, आप फीबल हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं। आप पहले जो काम बड़ी तेज़ी से कर रहे थे अब वो काम आप स्लो स्लो कर रहे हैं। तो काम अगर स्लो हो रहा है तो इसके पीछे कौन सा फैक्टर है? एनर्जी। एनर्जेटिक होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। एनर्जी कौन दे रहा है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कब देगा? जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल में मौजूद होंगे, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और वहाँ पर जाके जो है ये उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होगी और इसी एनर्जी को सेल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप खुद इस्तेमाल करते हैं। आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर होगी। और अगर यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के सेल में नहीं पहुंचते, ब्लड में ही रह जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि ब्लड, आपकी जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली एनर्जी कम हो जाएगी आपकी बॉडी की। समझ में आ रही है बात? और एनर्जी के कम होने का मतलब हुआ आपको भूख लगेगी। भूख असल में इसी चीज़ की तो डिज़ायर है कि भाई और एनर्जी लेके आओ हमारे अंदर। आपको जो भूख लगती है उसका मकसद क्या होता है कि आपको और एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी तो कौन देगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देंगे। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ तो रहे हैं लेकिन वो बेचारे उस काबिल नहीं बन पा रहे कि सेल उनको अपने अंदर इनटेक करे, ले उन पे वर्कआउट करे या उनको अपने अंदर स्टोर करे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को इस काबिल बनाने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, वो या तो नाकाफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है पैंक्रीज, या फिर जो है वो प्रोड्यूस सिरे से कर ही नहीं रहा। समझ आ रही है बात? तो दोनों अलामात होगी, आपको भूख भी लगेगी और आपको प्यास भी लगेगी। अब मिटा दूं इसको और अब आगे चलते हैं हम, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी और आगे चलेंगे इसमें और मालूमात हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, फ्यूचर के डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप। अच्छा, और क्या है? ये सारी बात हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर, हमारे पास ये तो हो गई। दूसरा टॉपिक हमारे पास, ये इंट्रोडक्शन सारा हो गया, डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन सारा हो गया। ए हो गया, ठीक है। बी क्या था, याद आया आपको? इसमें था डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट
ये डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट जो है ये है क्या? सबसे पहली बात हम स्टार्ट इसी से लेते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो क्या है? ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है भाई। ये क्या है? हमारे पास एक सिस्टम है। डाइटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टेप्स हैं ये, इनको ये कहना बेहतर। ये क्या है? कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के ज़रिए आप करेंगे क्या? इसके ज़रिए आप अपनी डाइट को मैनेज करेंगे, डाइट को मैनेज करेंगे, अपने खाने पीने के मामले को सेट करेंगे। अगर आप अपने खाने पीने के मामले को सेट नहीं करेंगे तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। तो डाइटरी मैनेजमेंट का यही मकसद है कि आप अपने खुराक को, अपने खाने पीने को, इसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है भाई। और इसके स्टेप्स में क्या है? बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी, मुतवाज़िन ग़िज़ा, नोट करते रहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। और दूसरी चीज़ उसने बताई है कि 3 चीज़ें हैं जो कि आपने कम करनी है और एक चीज़ जो है वो ज़्यादा करनी है। 3 लो 1 हाई, नोट कर लें। सारी चीज़ें MCQs में जो ना आपके आ जाती हैं, 3 लो और 1 हाई। ये 3 चीज़ें जो आपने अपनी डाइट में कम करनी है उनको नोट कर लीजिए। फैट, चर्बी का इस्तेमाल कम करें, शुगर का इस्तेमाल कम करें, और सोडियम का इस्तेमाल कम करें। ये 3 चीज़ें अपनी खुराक में आप लो करें। चर्बी, फैट, शुगर और सोडियम। एक चीज़ जो आपने हाई करनी है अपनी खुराक के अंदर, वो क्या है? फाइबर, जिसको हम रफ़ एज भी कहते हैं। फाइबर, रफ़ एज, ठीक है। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब तो तफसील से इसमें बात होगी। अभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टॉपिक नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है मतलब कमी कर देनी है, कमी कर दें, शॉर्ट कर दें, रिड्यूस कर दें, कम कर दें। क्या कर दें? अपनी खुराक के अंदर फ़ैट्स की 2 किस्में हैं, नोट कर लीजिए। एक सैचुरेटेड फ़ैट है, इसकी तफसील तो अभी मैं नहीं बता सकता, बात तवील हो जाएगी वरना। और दूसरा ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट। इसको आप जो है वो कम कर दीजिए, ठीक है भाई। ये 2 चीज़ें कम कर देने से, एक तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो है, ये कम कर देने से क्या होगा? 2 किस्म की बीमारियों से आप महफूज रहेंगे, ठीक है। 2 किस्म की डिजीज़ से आप महफूज रहेंगे। एक तो हार्ट की डिजीज़ से, हार्ट डिजीज़, ठीक है भाई। और दूसरा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। नोट कर रहे हैं ना? साथ साथ नोट करते रहिए। देखें कितनी इन्फॉर्मेशन है सीखने वाले बच्चों के लिए। तो इन्फॉर्मेशन, वो तो इन्फॉर्मेशन के पीछे जो है ना वो भागते फिरेंगे कि नहीं सर बताते जाएं, सब नोट करते जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीशियस है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है भाई। आगे चलें। ये डाइटरी मैनेजमेंट जो है हमारी हो गई। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर एक और टॉपिक है, इसको भी ज़रा डिस्कस कर लें। इसका एक और टॉपिक है, वेज टू मैनेज डायबिटीज मेलिटस। वेज टू मैनेज डायबिटीज मेलिटस। वो चीज़ें थी जिसको आपने कंट्रोल किया तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि आपको डायबिटीज़ जो है वो नहीं होगी। समझ आ रही है बात? और इन केस अगर आपको डायबिटीज़ है और आप चाहते हैं कि आप उसके बावजूद अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो वेज का मतलब है तरीके, टू मैनेज डायबिटीज़ मेलिटस। अपनी ज़ियाबतीज़ को मैनेज करने के तरीके हैं। पहली बात क्या है? पहली चीज़ बैलेंस डाइट। आपकी खुराक जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट यानी कि उसके अंदर सब्जियां भी हों, फल भी हों, ठीक है, और जो है वो गोश्त भी हो, लेकिन
मुनासिब मिकदार में और मुनासिब क्वालिटी के अंदर। दूसरी बात, एक्सरसाइज, आपको वर्जिश भी करनी पड़ेगी, भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, सुबह उठ के शाम में रनिंग भी करनी पड़ेगी कि आपको अच्छी तरह पसीना आए। मेडिकेशन, जो अद्वियात हैं, मेडिकेशन को खालिस उर्दू में कहा जाता है अद्वियात, यानी कि दवाएं, वो प्रॉपर आप इस्तेमाल करें। और चौथी चीज़ जो है वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, क्योंकि सारा का सारा मसला ही ब्लड ग्लूकोज का है, तो इसकी मॉनिटरिंग आपको लाजमी करनी है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आपको लाजमी करनी है। मॉनिटरिंग, क्लास में मॉनिटर होते थे ना, क्या करते थे? नज़र रखते थे क्लास के ऊपर, यही काम करते थे ना, नज़र रखते थे, हाँ भाई कोई बच्चा शोर तो नहीं कर रहा, मसला तो नहीं है कोई, तो इसको कहा जाता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। आपकी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको मॉनिटर करते रहें, इसके लिए एक डिवाइस मिलती है, ठीक है, तो वो अपने पास रखें, उससे जो है वो वक्तन फ़वक्तन उसको लगा के अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते रहें, उस पर नज़र रखें आप, ठीक है। ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी साथ साथ करते रहें। ये भी हो गया। आगे चलते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर एक चीज़ और, इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन, इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन, अगर आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन जो है वो लो है, पहले हम देख रहे थे कि इंसुलिन है ही नहीं, अब हम कह रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो लो है, तो फिर क्या करें? इसके लिए फिर जो है वो आपको एक हल है, यानी कि डायबिटीज़ की सूरत में इंजेक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। इंजेक्शंस आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। अब ये इंसुलिन जो है ये, क्योंकि देखिए पैंक्रीज तो एनिमल्स की बॉडी में भी है ना, तो पहले ये होता था कि इंसुलिन जो है ये क्या करते थे, गाय भैंसें, इनके पैंक्रीज भी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि देखिए खाना तो वो भी खाते हैं, फूड तो वो भी खाते हैं, ग्लूकोज उनकी बॉडी में भी जाता है, तो अल्लाह ताला ने इंसुलिन उनको भी दिया है, उनको पैंक्रीज दिया है, और वो उनका पैंक्रीज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर क्या किया गया कि ये जो गाय भैंस बकरियां वगैरह हैं, काऊ है, इसकी बॉडी में से इंसुलिन निकाल लिया गया। एनिमल इंसुलिन कहलाता है ये, एनिमल इंसुलिन। और यही एनिमल इंसुलिन जो है वो मार्केट में आ गया और आपने इंजेक्शन में भर लिया और अपनी बॉडी में लगा लिया। आपकी बॉडी में ब्लड में इंसुलिन नहीं है ना, अब आपने बाहर से इंसुलिन डाल लिया इंजेक्शन के ज़रिए, और ये इंसुलिन क्या कहलाता है? ये एनिमल इंसुलिन कहलाता है, क्योंकि एनिमल का पैंक्रीज जो है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो आप उसकी बॉडी से, एनिमल की बॉडी से चुरा रहे हैं और उसको बोतलों में भर के मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इससे एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक मतलब उनको एलर्जी हो जाती है। अब एक मसला तो हल हो जाता है कि हाँ इंसुलिन बॉडी के अंदर आ गई, चलो एनिमल की आ गई, लेकिन वो उससे एलर्जिक होते हैं। मीन्स ये कि उनको कोई दूसरी फिर जो है ना वो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, उनका खाना खाने का दिल नहीं करता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं और बड़े मामलात हो जाते हैं। तो इस वजह से एक और जो है वो काम किया गया, ये दूसरा मेथड जो है वो क्या है इसका हल? प्योर ह्यूमन इंसुलिन। जी बिल्कुल, प्योर ह्यूमन इंसुलिन, इसकी तैयारी। लेकिन आप नहीं कर रहे इसकी तैयारी, आपके लिए तैयार कर रहा है, लेकिन आपकी तैयारी हो रही है, आपका इंसुलिन कोई दूसरा तैयार करेगा। अब ये देखें, सोचने वाली बात है, इंसान का इंसुलिन इंसान ही तैयार करेगा ना भाई। मेरी बॉडी में पैंक्रीज लगा हुआ है तो वो इंसुलिन जो बनेगा वो इंसानों का होगा। किसी काऊ का पैंक्रीज जो है उसका इंसुलिन और हमारी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें थोड़ा फ़र्क होगा, ठीक है, काम एक है, लेकिन उसके अलावा थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्ट जो है वो ह्यूमन इंसुलिन तैयार हो जाए किसी दूसरे की बॉडी में, अब ये सोचने वाली बात है। वो बॉडी किसकी है? वो कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, वो बैक्टीरिया की बॉडी है। बैक्टीरिया आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं ना, एक सेल वाले होते हैं,
ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोट कहलाते हैं बैक्टीरिया। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है इस तरह से। भले न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा हुआ है, लेकिन है तो सही ना, डीएनए तो है ना, आरएनए तो है ना, एक गोल सी शक्ल जिसको न्यूक्लियस कहते हैं उसमें नहीं है, लेकिन है तो सही। और ये डीएनए और आरएनए जो है, ये डीएनए जो ख़ास तौर पे जो कि न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, ये डीएनए क्या है, ये कंट्रोलर है। बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी में आता है। तो यह बैक्टीरिया जो है, पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ग्लूकोज की नीड सबको है। क्योंकि देखें, गाड़ी कोई सी भी हो, गाड़ी, इसको ज़रा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। गाड़ी कोई सी भी हो, वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, रक्षा हो, चलते तो सभी पेट्रोल से हैं ना, ज़रा बात को समझिएगा। मोटरसाइकिल है वो भी पेट्रोल डल रहा है तो चल रही है, कार है उसमें पेट्रोल डल रहा है तो वो भी चल रही है, रक्षा है उसमें पेट्रोल डल रहा है तो वो रक्षा भी चल रहा है, बस है उसमें पेट्रोल डल रहा है तो वो भी चल रही है। अब आप कहेंगे सर बस में तो डीजल डाला जाता है, भाई डीजल भी पेट्रोल की ही एक किस्म। तो बहरहाल पेट्रोल जो है, सारी गाड़ियाँ अलग अलग हैं लेकिन पेट्रोल सब में डल रहा है, बात को ज़रा समझिएगा। इसी तरह लिविंग बॉडीज़ का पेट्रोल जो है, जिससे वो हरकत करते हैं, सांस लेते हैं, उछलते कूदते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ये जो लिविंग बॉडीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसान हों, और चाहे इसी तरह दूसरे लिविंग थिंग्स हों, जैसे फंजाई है, जैसे एलजी है, कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो है हरकत जो कर रहा है, उसकी बॉडी जो हरकत कर रही है, बोले थोड़ी हरकत कर रही है, ज़्यादा हरकत कर रही है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बगैर लिविंग बॉडीज़ हरकत कर ही नहीं सकते। ये एनर्जी कौन देगा भाई? ये एनर्जी ग्लूकोज देगा। यही वो मॉलिक्यूल है जो कि क्या देता है? एनर्जी देता है। इससे आपको ज़िंदगी मिलती है। अब आप समझ जाइए कि फिर इस ग्लूकोज की ज़रूरत सबको है, इंसानों को भी है, जानवरों को भी है, प्लांट्स को भी है, फंजाई को भी है, एलजी को भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया, इनको भी है। और अगर एनर्जी की ज़रूरत है और अगर ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इंसुलिन की भी तो ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात? इंसुलिन की भी तो ज़रूरत है। तो इंसुलिन जो है वो भी सारे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। फिर फंजाई के पास भी जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन का कोई इंतज़ाम होगा, एनिमल्स के पास भी होगा, इंसानों के पास भी होगा, बैक्टीरिया के पास भी होगा। लेकिन ये जो अपनी अपनी इंसुलिन बना रहे हैं, ये अपने अपने तरीके से बना रहे हैं। इंसान की इंसुलिन बनाने के लिए पैंक्रीज जो है वो बना रहा है इंसुलिन। पैंक्रीज किससे बना है भाई? पैंक्रीज सेल्स से मिलके बना। सेल्स जो हैं पैंक्रीज के, असल में वो इंसुलिन बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पैंक्रीज तो सेल से मिलके बना है ना। तो हम ये कहते हैं कि सेल, पैंक्रीज इंसुलिन बना रहा है तो इसका मतलब उसके सेल्स बना रहे हैं। उन सेल्स के अंदर क्या है ऐसी बात कि आखिर आँख, मेरी आँख के सेल्स जो हैं वो तो इंसुलिन नहीं बना रहे, लेकिन पैंक्रीज के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बना रहे हैं। इसका मतलब पैंक्रीज के सेल्स के अंदर जो डीएनए है जी, कंट्रोलर, वो ये बोल रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, वो बोल रहा है भाई कि ये आपने इंसुलिन बनानी है। आँख के जो सेल्स के डीएनए हैं वो सेल को बोल रहे हैं कि आपने देखने का काम करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं बताने वाली। समझ में आ गई बात? तो बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो भी इंसुलिन बना रहा है। डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का एक हिस्सा जिसको हम जीन कह रहे हैं, ये डीएनए का पार्ट है। डीएनए का एक हिस्सा है जिसको जीन कह रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि इंसुलिन बनाना है। हम क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर, उसके डीएनए के अंदर वो जो जीन है
जो कि इंसुलिन बना रहा है बैक्टीरिया के लिए, हम उस जीन को निकालेंगे और इंसान के पैंक्रीज में जो सेल्स हैं और उन सेल्स में जो डीएनए है और इंसान के सेल का डीएनए का जीन जो है, जो इंसुलिन बनाने का जिम्मेदार है, हम वो उठा के यहाँ लगा देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर। उसके डीएनए में ये जो जीन है जो कि इंसुलिन बना रहा है, इसकी जगह किसका जीन आ जाएगा? हमारे पैंक्रीज का, सेल्स का, डीएनए का जीन, वो यहाँ आ जाएगा। जैसे ही हमारे पैंक्रीज के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो डीएनए है और उसका जो जो जीन है वो यहाँ फिट होगा, काम शुरू हो जाएगा दोबारा, काम दोबारा शुरू हो जाएगा। कौन सा काम दोबारा शुरू हो जाएगा? जीन की प्रोडक्शन का। क्योंकि डीएनए का ये हिस्सा जो हमने तब्दील कर दिया, भाई जीन तो आ गया ना, भले हमारा लग गया, भले हमारा जीन लग गया, जीन तो आ गया, तो डीएनए जो है वो बोलेगा भाई जीन इंसुलिन बनाओ। अब ये जीन जो इंसुलिन बनाएगा वो बैक्टीरिया वाला नहीं बनाएगा, वो हमारा वाला बनाएगा, इंसानों का बनाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया अब हम पाल रहे हैं और उन बैक्टीरियाज के अंदर उनके डीएनए में उनका जीन हटा के अपना जीन हमने वहाँ फिट कर दिया है और वो बैक्टीरिया अब क्या कर रहे हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसानों का, और वही इंसुलिन निकाल के बोतलों में भर के अब मार्केट में अवेलेबल है। अब इंसान खुश हैं, कोई एलर्जी नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो अब मिल गया है वो तो अपना ही मिल गया है। तो अब दुनिया में ये इंसुलिन चल रहा है, ठीक है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट लगाते हैं। ठीक है भाई, ये तफसीलात भी हो गई। थक गए होंगे आप, मैं भी थक गया हूँ भाई, ठीक है, लेकिन ये है कि करेंगे इसको कंप्लीट। मिटाऊँ इसको? ठीक है। डायबिटीज़ का लास्ट टॉपिक, बल्कि सेकंड लास्ट, डायबिटीज़ थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक कौन सा है हमारे पास? तीसरा। डायबिटी हो गया, बल्कि तीसरा फूड जो है, ये तीसरा सी मैंने कहा था। डाइटरी मैनेजमेंट हो गया, इसका सी है। डाइटरी मैनेजमेंट हो गया, इसका सी है हमारे पास फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़। फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़। कौन सी खुराक इस्तेमाल की जाए भाई? डायबिटीज़। तो बस इसके नाम में सिर्फ लिखूंगा, फ्रूट्स में है, ये बुक में भी देख लीजिए आप। कीवी है, कीवी है, एवोकेडो है, एवोकेडो। तीसरे नंबर पे हमारे पास सिनेमम, जिसको दारचीनी कहा जाता है। अम्मी से पूछ लीजिए किचन में जाके, वो आपको दारचीनी निकाल के भी दिखा देंगी। सिनेमम, सिनेमम, दारचीनी, ठीक है भाई, किचन में इस्तेमाल होती है। गावा, सिंधी ज़बान में हमारी इसको जैतून कहते हैं, और उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? अमरूद, ये कहा जाता है। बेरीज़, कलेक्टिवली ऐसे सारे फ्रूट्स को बेरीज़ कहा जाता है जो कि झाड़ियों में उगते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, ये भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इनके झाड़ियों जैसे, उनमें ये लगाए जाते हैं। तो पिक्चर भी देख लें भले आप। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, आपकी खुराक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रेन्स हैं, दाने हैं, जैसे गंदम के दाने हैं, चावल के दाने हैं, ठीक है, दाल है, ये सब ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो वो उनके अंदर ये आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। और क्या है? डार्क लीफी वेजिटेबल्स, गहरे रंग के पत्तों वाले वेजिटेबल्स, जैसे कि सलाद के पत्ते होते हैं, वो अपनी खुराक में लेके आएँ आप। एप्पल्स, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है भाई। तो सी पार्ट भी हमारा फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, इस फूड का इस्तेमाल करें अगर आपको डायबिटीज़ है तो। नंबर 4 पे ब्लड ग्लूकोज चार्ट, यानी कि डी पे, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इसका, डायबिटीज़ मेलिटस का। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, उसको हम डिस्कस करेंगे।
क्या है ये? ब्लड ग्लूकोज चार्ट। ब्लड ग्लूकोज चार्ट आप भी देखें, ये आपको डब्बा से जो नज़र आ रहा है ये टेबल बना हुआ है, इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले कॉलम की जो हेडिंग है ना, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबिक डेसीमीटर, ये लिखा हुआ है ना, MGDL, MGDL, MG/DL, ये क्या है ये बताता हूँ अभी, पहले देख लें यहाँ पर, लेकिन इसको आप काट दें, ये लिखा है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लूकोज लेवल, एक नई हेडिंग हम अपनी तरफ से खुद देंगे, ग्लूकोज लेवल की। ठीक है भाई, 3 किस्म के ग्लूकोज लेवल हैं अब हमारे पास, एक तो नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नॉर्मल है, ठीक है भाई, और दूसरा है इम्पेयर्ड ग्लूकोज, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा ख़तरनाक, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको डायबिटीज़ हो जाए। इम्पेयर्ड ग्लूकोज, समझ आ गई बात, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लेकिन डायबिटीज़ से कम। और तीसरा वाला जो है वो डायबिटिक है, ख़तरनाक डायबिटिक। अब इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज, ये इसको ज़रा समझ लें ताकि आगे आपको समझ में आ जाए। मिलीग्राम पर क्यूबिक पर डेसीमीटर, डेसीलीटर, मिलीग्राम, इसके फुल वर्ड्स लिख देता हूँ, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए कि मिलीग्राम कितना होता है, टैबलेट पे देख लीजिए mg लिखा हुआ होता है, इतने mg की टैबलेट होगी, इतने mg की। वर्बली बता देता हूँ आपको, लिखने की तो जगह नहीं है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है? आप कहेंगे सर 1000 ग्राम के बराबर। फिर मैं कहूँगा 1 ग्राम जो है वो कितने मिलीग्राम के बराबर है? आप कहेंगे 1000 मिलीग्राम के बराबर। तो 1 kg तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया, और 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है, ये भी समझ आ गया। 1 kg जो है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर है, तो मिलीग्राम बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलीग्राम में बात की जा रही है। अब ये मिलीग्राम क्या, किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का है, टाइम का है, मास का है? ये मास का है, ये वज़न बताया जा रहा है आपको। किस चीज़ का वज़न बताया जा रहा है आपको? ये आपको ग्लूकोज का वज़न बताया जा रहा है, ठीक है। कहाँ है ये ग्लूकोज? आपके ब्लड में है ये ग्लूकोज। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके ब्लड का एक हिस्सा छोटा सा अगर लिया जाए, उसके अंदर कितना ग्लूकोज मौजूद है। बात समझ आ रही है? ब्लड का, और वो छोटा सा हिस्सा आपके ब्लड का डेसीलीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेसीलीटर, क्योंकि आपका ब्लड देखें लिक्विड है ना, तो लीटर में बात होती है। अब आप दूध वाले को बोलेंगे भाई 1 किलो दूध दे दो, वो आपको दे देगा। आप उसको कहेंगे 1 लीटर दूध दे दो, वो आपको दे देगा सेम अमाउंट, यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, बहरहाल अभी उसमें तो मैं नहीं जा सकता। और फिर आपको पता है कि 1 kg जो है वो बराबर है कितने? 1000 ग्राम के। तो 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर। क्लियर है ना? 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। ml, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, ये 300 ml है, ये 500 ml है। मिलीलीटर, ये लीटर और मिलीलीटर के दरमियान एक और यूनिट है जिसको डेसीलीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसीलीटर, जिसका सिंबल ये है। 1 लीटर को हमने कहा है कि 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर 1000 में 100 कितने आते हैं? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 500 प्लस 100, 600 प्लस 100, 700 प्लस 100, 800 प्लस 100, 900 प्लस 100, 1000। तो भाई ये जो 100 मिलीलीटर है ना, 100 मिलीलीटर, ये बराबर होता है 1 डेसीलीटर के। समझ आ गई बात? तो 100 मिलीलीटर, लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है? 1000। उस 1000 मिलीलीटर में से 100 मिलीलीटर आप लीजिए, वो बन गया
1 डेसीलीटर, 100 और लीजिए वो बन गया 2 डेसीलीटर, 100 और मिलीलीटर लीजिए ये हो गया 3 डेसीलीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर अगर डेसीलीटर में हम लें 1 लीटर तो वो 10 डेसीलीटर के बराबर होगा, 10 डेसीलीटर के। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1 डेसीलीटर में इतना मिलीग्राम ग्लूकोज मौजूद है, 1 डेसीलीटर में इतना मिलीग्राम ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, कोशिश की है मैंने समझाने की, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं, नॉर्मल इंसानों को देखते हैं कि इसके अंदर कितना मिलीग्राम जो है वो पर 1 डेसीलीटर के अंदर कितना मिलीग्राम है भाई। तो ये 80 से 100 मिलीग्राम है। ठीक है, 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज मौजूद है। कब? जब आपको भूख लग रही हो, फास्टिंग, बड़ी तेज़ भूख लग रही हो, उस वक्त भूख लग रही है, उस वक्त आपके ब्लड में 80 से 100 मिलीलीटर ग्लूकोज लगभग मौजूद है 1 डेसीलीटर में। आपके ब्लड के 1 डेसीलीटर में 80 से 100 मिलीलीटर ग्लूकोज मौजूद है जब आपको भूख लग रही हो। ठीक है, ये नॉर्मल है। और अगर आप आफ्टर ईटिंग, आपने खाना खा लिया, आफ्टर ईटिंग आपने खाना खा लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 170 से 200 के लगभग हो गया, 170 से 200 मिलीग्राम। पहले कितना मिलीग्राम था? 80 से 100 मिलीग्राम था। सॉरी, मिलीग्राम लिखना था मुझे, मैंने मिलीलीटर लिख दिया, मिलीग्राम ग्लूकोज। खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट आ चुके ब्लड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अब 170 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम के दरमियान आपके ब्लड में ग्लूकोज मौजूद है। कितना? पर 1 डेसीमीटर, पर 1 डेसीमीटर। ठीक है, और खाना खाने के कितने 2 से 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद अब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्या पोजीशन होगी? 170 से घट के कम हो जाएगा, 120 और 140 के दरमियान आ जाएगा। इतना मिलीग्राम जो है वो आपका हो जाएगा। ये नॉर्मल इंसानों की बात हो रही है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज, जो थोड़े से अब जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, जो डायबिटीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नॉर्मल से हट गए हैं, उन इंसानों के अंदर क्या पोजीशन है? 101 से लेके 125 मिलीग्राम। कब? जब उनको भूख लग रही हो। देखें, भूख लगने के लेवल पे उनका पोजीशन देख लें ग्लूकोज का, इससे कितना ज़्यादा है, कंपेयर करें, इजीली समझ में आ जाएगा। 80 से 101। ठीक है भाई। और खाना खाने के बाद जो है वो कितना हो जाएगा? 190 से 230 मिलीग्राम ग्लूकोज आ जाएगा। ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल की बात कर रहा हूँ। जो बीमार लोग हैं, डायबिटीज़ नहीं है उनको, लेकिन वो डायबिटिक के नज़दीक हैं। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अब इनका ग्लूकोज लेवल कितना हो जाएगा? 140 मिलीग्राम से 160 मिलीग्राम। ठीक हो गया भाई। और जिनको डायबिटीज़ है वो 126, भूख के दौरान उनके देख लें ज़रा, लेवल चेक करें ज़रा ग्लूकोज का, जिनको डायबिटीज़ है 126 मिलीग्राम उनको जो है वो ग्लूकोज मौजूद है। और अगर वो खाना खा लें आफ्टर ईटिंग तो इनका ग्लूकोज लेवल 230 से 300 मिलीग्राम तक चला जाता है। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद उन्होंने कुछ काम शाम भी किया है, अब जो है अब भी नॉर्मल लोगों को देख लें और इनको देख लें 200 प्लस, अभी भी बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन कर लें तीनों का, नॉर्मल का भी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज का भी और डायबिटीज़ का भी। एड्रिनल ग्लैंड, अब तो समझ ही गए होंगे वीडियो की लेंथ देख के, ये एड्रिनल ग्लैंड तो भाई अब हम पार्ट 6 में ही डिस्कस करेंगे। मैं थक गया, आप भी थक गए, आप तो वीडियो रोक रोक के भी देख रहे होंगे, मैं तो भाई कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ और वीडियो एडिट भी नहीं करता। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी थकन हो गई है अभी खड़े खड़े भी, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो के अंदर पार्ट
6 के अंदर हम एड्रिनल ग्लैंड और देखेंगे कि फिर कितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। ठीक है भाई, मैं एड्रिनल ग्लैंड अब नहीं करवा सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।